science. Okay, so today we are going to start the chapter. Screen is visible, my voice is clear. Yes, sir. Okay, so today we will start the chapter that is cell structure and functions. Okay, now what is cell basically? Cell is the basic unit of life. Second definition, cell is the structural and functional unit of life. क्या मतलब हुआ इन दोनों स्टेटमेंट्स का? इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो सेल है बेसिकली, क्योंकि सेल कहां पे मिलेगा? सेल आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चीज जो जिंदा होती है। मतलब ऐसा नहीं है बोलेंगे वो ऑर्गेन जब डेड होगा उसके अंदर सेल होगा, बट वो सेल डेड होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल पाया जाता है। तो यहां पे ये बात कह रहा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स के बने हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल्स के बने हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने होंगे? सेल के। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है? बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सब का सब सेल से बना होता है। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है वो सेल की वजह से होता है, और जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन शो करता है वो भी सेल की वजह से शो करता है। जैसे अगर हम देख पा रहे हैं, जो आंख हमारी, हम देख रहे हैं, हम स्क्रीन को देख रहे हैं, हम लेक्चर को देख रहे हैं, तो ये जो हम देख पा रहे हैं वो आई के सेल्स की वजह से, ठीक है, आई के सेल्स की वजह से जो हम देख पा रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से? वो टंग है, टंग का मूवमेंट है, यानी उसमें क्या है? मसल्स, मसल्स के क्या है? सेल्स है। इसी तरीके से अगर हम कोई चीज डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, अगर कोई चीज डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो वाई? क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके जो सेल्स हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, इसी वजह से वो ऑर्गन डाइजेशन कर पा रहा है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है तो वो फंक्शन उसके सेल की वजह से हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पे वेट अ सेकेंड, ठीक है, मींस अगर दीवार बनाई है, ठीक है, तो अगर आप दीवार को गौर से देखें तो दीवार किसकी बनी होती है? ईंट की। ठीक है, इसमें ईंट लगी होती है, ठीक है, लाइक दिस, इस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, ये वॉल है, ठीक है, दिस इज व्हाट? अ वॉल। तो वॉल किसका बना हुआ है? वो ब्रिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ब्रिक का। ठीक है, यानी एक एक ब्रिक को जोड़ के पूरी पूरी वॉल तैयार हुई है। ठीक है, पूरी की पूरी ये वॉल तैयार हुई है। तो यहां पे ये कहा जाएगा कि वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? मतलब वो यूनिट जो मिल के उस वॉल का स्ट्रक्चर तैयार करेगी, तो हम कहेंगे वो ब्रिक है। समझ रहे हैं? यानी वॉल ब्रिक को जोड़ जोड़ के ही तो बना है। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सेल्स मिल मिल के उस ऑर्गन और उस ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, जैसे एक ब्रिक जो है दीवार को तैयार करती है। तो अब उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? दैट विल बी सेल।
क्योंकि वो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब वो यूनिट्स जो वो मिलके बन रहा है, ठीक है, यानी सेल उसका स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे ब्रिक यहाँ पे वॉल बना रहा है, वैसे सेल उस ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। पॉइंट समझ में आया? क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो सेल का मिलकर बना हुआ है। एक सिंगल सेल का भी कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो एक सेल का बना हुआ है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है तो वो भी सेल्स का मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरीके यस से सर। इसी तरीके से जब हम फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं तो देखो, अब ब्रिक है, मान लो कोई दीवार आप तैयार करो, वो अब समझ में आ गया कि दीवार ब्रिक की मतलब ब्रिक को मिला के हम दीवार को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक को मिला के हम जो है दीवार को तैयार करें, इसलिए ब्रिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वॉल की। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से सेल मिल के ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, और यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होगा, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग सेल की नहीं बनी होती है, यानी पहाड़ हो गया, रिवर हो गया, स्टोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब सेल का नहीं, सेल हमेशा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब फंक्शनल यूनिट को समझते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब, अब देखो ब्रिक है, अब ये ब्रिक अगर मिट्टी की बनी हो और यही ब्रिक मिट्टी की हो लेकिन उसको अच्छे से सेक दिया गया हो, यानी एकदम सॉलिड, तो बताओ जो सिर्फ मिट्टी की बनी हुई है वो ब्रिक स्ट्रांग होगी, या मिट्टी की बना के उसको अच्छे से रोस्ट किया गया है, उसको सेका गया है, हार्ड हो गई है ब्रिक, कौन सी स्ट्रांग होगी बताओ? जो हार्ड ब्रिक है ना वो स्ट्रांग होगी, उसकी दीवार स्ट्रांग होगी। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब वो दीवार स्ट्रांग है। स्ट्रांग होना क्या है? दीवार का फंक्शन है, दीवार का फंक्शन ही तो है स्ट्रांग होना। तो इसका मतलब दीवार स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि ब्रिक स्ट्रांग है। दीवार वीक क्यों है? अगर सिर्फ आप मिट्टी की दीवार बना दें कोई भी तोड़ देगा। तो दीवार वीक क्यों है? क्योंकि जो ब्रिक है वो उसकी जो यूनिट है वो मिट्टी की बनी हुई है, इस वजह से वीक है। तो इसका मतलब जो दीवार का फंक्शन है वो उसके ब्रिक की वजह से ही है। तो इसी तरह कोई ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो उसके सेल की वजह से होता है, उसके सेल की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है और उसका जो भी फंक्शन है वो उसके सेल के फंक्शन की वजह से है। तो ये था आपको बेसिक इस चैप्टर का, मतलब कि इस हेडिंग का, कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंगल सेल चाहे मैनी सेल्स का बना हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आपके क्या होते हैं? वो बने होते हैं किसके? सेल के, और उनका जो भी फंक्शन होता है वो सेल की वजह से ही होता है। सेल फंक्शन करेगा तो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा, सेल फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं करेगा। जैसे कहीं की मसल ब्रेक कर जाती है या खराब हो जाती है, मान लो हाथ है, उंगलियां हैं, उंगलियां के टिश्यू या उसका मसल्स डैमेज हो गया, तो ये बताओ क्या उंगली हम चला पाते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। यानी अगर अभी उंगली में चोट लग जाए तो फिर क्या आप उंगली चला पाओगे? नो तो सर। उंगली का नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वो उंगली जिन सेल्स की बनी हुई है वो सेल्स डैमेज हो गए, इसकी वजह से जब सेल डैमेज हो गए तो वो उंगली जिन सेल्स की बनी हुई है तो उनका फंक्शन भी डैमेज हो जाएगा। कितनी देर के लिए? अगर वो परमानेंटली डैमेज हो गए तो फंक्शन परमानेंटली खत्म हो जाएगा, अगर वो टेम्परेरी डैमेज हुए हैं तो वो रिपेयर पहले करेगा अपने आप को। इसीलिए आपने देखा कि चोट वोट लगती है तो आपको दर्द होता है, आप हाथ नहीं हिला पाते, पैर नहीं हिला पाते, जब वो अच्छे से रिपेयर हो जाता है तो आप नॉर्मल काम करते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है वो सेल की वजह से होता है। सेल अगर फंक्शन करेगा तो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, दैट इज अ सेल, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ अब ये जो सेल होता है, दिस सेल इज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स। जो टूल जो सेल को देखने के लिए यूज होता है, अब इसको आप 9th क्लास में और डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे,
लेकिन जो टूल हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप देखा है स्कूल में? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। No, sir. नहीं देखा है, चलो हम आपको आज माइक्रोस्कोप दिखाते हैं। देखो अमेज़न की साइट खुल गई है, चलो इसी पे हम देखते हैं। एक मिनट, वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द इमेज। ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, देखो ये आपका माइक्रोस्कोप है बेसिकली, ठीक है। अब देखो अगर हम इस माइक्रोस्कोप, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज आवर माइक्रोस्कोप, ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है, ठीक है, ये कहलाता है बेस, माइक्रोस्कोप का बेस कहलाता है, ये कहलाता है आर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट द आर्म। ये इसका होता है मिरर, ठीक है, ये इसका होता है स्टेज। इस स्टेज पे क्या करते हैं, स्लाइड्स होते हैं, ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, अगर हम टॉप से देखें तो इन स्लाइड्स के हम ऊपर हम स्पेसिमेंस रखते हैं, जिस चीज को भी हमें ऑब्जर्व करना हो, जो भी चीज हमें माइक्रोस्कोप में देखनी हो, और जो भी चीज हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको एकदम थिन स्लाइस करके रखते हैं, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला। क्यों? ताकि उसमें से लाइट आर पार हो जाए। वो क्यों होता है वो हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो स्टेज होता है जिसके ऊपर देखो यहां पे स्लाइड रखी जाती है, इस जगह पे स्लाइड रखी जाती है, ठीक है। ये होता है इसका डायफ्राम, जिससे हम अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी ज्यादा या कम। इस ये मिरर जो होता है इसको आप पोजीशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा, क्यों? क्योंकि जो हम देख पाते हैं ना, जो अब यहां पे हमारी आई होती है, इस जगह पे हमारी आई होती है, समझ रहे इस चीज को? तो ये क्या है, देखो ये लेंस है, और एक लेंस यहां पे होता है जो यहां पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आई पीस, जो आंख के पास एक लेंस होता है, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ये भी लेंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्क्रूज होते हैं, ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। बस आपके समझने के लिए, इतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, बट जब हम समझ रहे हैं तो इसका नाम याद। तो ये बेस होना चाहिए, ये आर्म है, ये आपका क्या है, आई पीस है, यहाँ पे लेंस अंदर लगा होता है, उसको आई पीस कहते हैं, ठीक है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके कहलाते हैं, क्लियर। ये आपके स्टेज होता है जहां पे हम अपने स्लाइड्स को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायफ्राम होता है, ये आपका मिरर होता है, और ये आपका आर्म होता है, क्लियर। अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पे अपनी स्लाइड को रखते हैं तो फिर मिरर को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो जो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट करती है, और ये इस स्पेसिमेन से क्रॉस होते हुए, इस लेंस से क्रॉस होते हुए, ठीक है, इस आईपीस से पहुंचते हुए हमारे आई तक पहुंचती है, ठीक है। और हम इस जो स्पेसिमेन यहां पे रखा हुआ है इसको देख पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप में हम क्या देख पाते हैं, हम सेल्स को देख पाते हैं। आज के डेट में देयर आर वेरी वेरी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल। देयर आर SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देयर आर TEM, दैट इज टनलिंग, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ठीक है। SEM, that is scanning electron microscope, TEM, that is transmission electron microscope, means there are very very highly advanced microscopes available and also the simple ones. तो बेसिकली ये हमारे लैब्स में ये माइक्रोस्कोप होता है ताकि स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप्स को देख सकें और उसके अंदर स्पेसिमेंस को देख सकें। अब देखो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो, ठीक है, कैसे, मतलब हाउ, specimen on slide,
मैंने आपको बताया स्पेसिमेन जो भी आपको ऑब्जर्व करना है, देखो बहुत ही थिन होता है, इट्स वेरी वेरी थिन, ताकि लाइट उसमें से क्रॉस कर जाए। देखो थिन दिख रहा है यहां पे, देखो कितना थिन है। नीचे जो शीट है वो दिखाई दे रही है ना, देखो स्लाइड से आर पार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो भी हमें ऑब्जर्व करना होता है स्लाइड्स को, जो भी हमें ऑब्जर्व करना है उसको एकदम थिन सेक्शन रखते हैं ताकि लाइट क्रॉस कर जाए। क्यों? अगर लाइट जो पड़ रही है माइक्रोस्कोप से वो लेंस के थ्रू क्रॉस और इस स्पेसिमेन के थ्रू क्रॉस नहीं करेगी तो एकदम डार्क दिखेगा, इसीलिए बहुत ही थिन सेक्शन रखते हैं, इतना प्रॉपर कि हम उसको ऑब्जर्व कर सके। देखो ये ग्लास स्लाइड होती है, दिस इज द ग्लास स्लाइड। ठीक है, इस पे ड्रॉपर से मींस सोल्यूशन या स्टेन्स डाले जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप इज द टूल जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिमेंस को देखने के लिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, देखो ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा रहा है, दैट इज द व्यू। ठीक है, टिश्यूज देखे जा रहे हैं यहां पे इस स्लाइड में। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं प्रिपेयर स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूं, हो सकता है इसमें और दिखाई दे। Microscopic view of biological specimen। देखो यहाँ पे कुछ है आपके, देखो यहाँ पे सेल्स देखे जा रहे हैं, सी द सेल्स इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू मींस आपको एक जो माइक्रोस्कोप है उसमें मींस मैग्नीफाई करके, क्योंकि जो इतने छोटे छोटे आप, क्योंकि जो सेल्स हैं वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। देखो ये भी एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, सी द प्लांट टिश्यू यहाँ पे देखा जा रहा है, प्लांट के सेल्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लांट के सेल्स देखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इसीलिए आपको टूल चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जो माइक्रोस्कोप होता है वो उसको मैग्नीफाई यानी कि 1500 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 5000 टाइम्स तक मैग्नीफाई, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो 5000 यानी 5000 गुना तक मैग्नीफाई करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है सेल को, तो जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने भी माइक्रोस्कोप को यूज किया होगा। यस, तो सेल को जो डिस्कवर किया था, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में सेल को। ठीक है, 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, और किस में किया था? एक ट्री है उसका नाम है क्वेरकस, ऐसे ही लिखा जाता है, दैट इज अ साइंटिफिक नेम, सुबेर, एंड दैट इज ओक ट्री। ठीक है, ओक ट्री के सेल्स में उसको देखा था, और जिन सेल्स को इसने देखा था बेसिकली वो डेड सेल्स थे प्लांट्स के। ठीक है, डेड सेल्स थे जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, तो जो उसने ऑब्जर्व किया था वो प्लांट के परमानेंट टिश्यूज थे, डेड सेल्स थे। किस ट्री में? ओक ट्री में उसने पहली बार ऑब्जर्व किया था, और नाम क्या दिया? उसी ने ये टर्म कॉइन किया था, दैट इज सेल। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उसने क्या देखा था जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, लाइक दिस। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप के स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो माइक्रोस्कोप में ये प्लांट का ये जो पार्ट है ये दिख रहा है, ये तो छोटे छोटे रूम की तरह है। मतलब उसने क्या कहा? अ लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम की तरह है। और इसी लिटिल रूम को,
ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में सेलुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुला। सेलुला मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा रूम, और वहीं से टर्म आया है ये सेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलुला है दैट इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है लिटिल रूम। इसीलिए देखिए, आपने सुना है ना सेल फोन, नाम सुना है? सुना ही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो सेल फोन क्यों कहता है कि फोन बहुत ही छोटा, यानी छोटे से स्पेस में पूरा का पूरा फोन, तो सेल फोन कहते हैं उसको। ठीक है, या मोबाइल फोन, मोबाइल मतलब होता है मूविंग, जो मूव कर सके, तो आप उसको लेके इधर उधर जा सकते हो, इसीलिए इसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल टर्म का मतलब होता है जो मूव किया कर सके या किया जा सके। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। तो यहां पे सेल फोन क्यों कहते हैं? इसी तरह प्रिजन, जेल जो होती है, ठीक है, प्रिजन, इसको भी सेल कहते हैं। जेल क्यों? क्योंकि वो भी एक छोटा सा रूम होता है। ठीक है, वो भी आपका एक छोटा सा रूम होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सेल का मतलब क्या है? लिटिल रूम। वही उस साइंटिस्ट ने यूज किया सेलुला, और वहीं से ये टर्म निकल के आया, दैट इज द सेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हमने क्या सीखा? डिस्कवरी ऑफ सेल किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो यहां हमने ये सीखा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन ऑफ द सेल। इज द फंक्शन, यानी सेल फंक्शन करेगा तभी वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट फंक्शन करेगा। ठीक है, अब आगे हम यहां पर क्या सीखते हैं, एक पॉइंट और क्लियर ये करना है कि ये जो सेल है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही साइज का होता है? सो द आंसर इज नो, यानी साइज ऑफ द सेल्स वेरी, मतलब चेंज होता है। ये नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हो, हाथी, घोड़ा, प्लांट, अमीबा, कुछ भी हो, सबका सब साइज से सेल का साइज सेम होगा? नो। ठीक है, साइज ऑफ द सेल्स क्या होगा? वो वेरी करेगा। समझ रहे इस चीज को? जैसे हम बात करें PPLO, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है, 0.1, यानी याद रखिएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, बात एक ही है। आप बोले 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर, बात एक ही है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर का जो 1 मीटर की लेंथ है, 10 टू द पावर -6, मतलब उसका 10 लाखवां हिस्सा, कितना छोटा होगा, वो माइक्रोमीटर है। तो सोचो 0.1 माइक्रोमीटर साइज है इसका, दैट इज PPLO जिसको कहते हैं। ठीक है, PPLO, ओके, और इसका सेकेंड नेम है दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, as you can say, that is the smallest cell। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि हम साइज की बात करें, हमने ये देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज सेम होगा? नो। एक ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे ही अंदर अगर आप एग्जांपल लीजिए, तो क्या होगा कि जो सेल का साइज है वो क्या करेगा? दैट विल वेरी, यानी कि अगर आप आई के सेल की बात करें तो उसका साइज वेरी करेगा, अगर आप जो है स्टमक के सेल्स की बात करें तो उसका साइज वेरी करेगा,
अगर आप लीवर के सेल्स की बात करें उसका साइज वेरी करेगा, अगर आप इंटेस्टाइन की बात करें तो उसका साइज वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइज वेरी करता है। तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट सेल की बात किया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग इज व्हाट? द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल। लार्जेस्ट बड़ा, याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लार्जेस्ट मींस बड़ा, लॉन्गेस्ट मींस लंबा, ठीक है। तो लार्जेस्ट और एनिमल सेल है एंड दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच बर्ड है, उसका एग दैट इज द लार्जेस्ट सेल और ये एनिमल सेल होगा, ठीक है। तो 170 mm इंटू 135 mm इज द साइज। और ये आप आंख से देख सकते हो, इसीलिए कहा जा रहा है आमतौर से हम सेल्स को आंख से, नेकेड आई से, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन ये सेल है जिसको आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम 9th में पढ़ेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे एक सेल एसिटाबुलेरिया, ठीक है। एसिटाबुलेरिया ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपका क्या है? एक सेल का बना, यूनिसेलुलर मतलब यूनि मींस वन, एक सेल का बना होगा ऑर्गेनिज्म, और इसका एक सेल 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो दे आर वेरियस एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। एक और दिमाग में आता है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स एक होते हैं? नो, द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी। कोई एक सेल का बना होता है, कोई 3 सेल का बना होता है, कोई करोड़ों सेल का बना होता है, समझ रहे? तो नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी। नेक्स्ट आता है शेप। तो हमने अभी क्या पढ़ा? साइज, उसके बाद क्या पढ़ा? नंबर, और अब क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज शेप। क्या सेल का शेप सब में एक जैसा होता है? आंसर इज नो, द शेप ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी। शेप डिपेंड करेगा, शेप जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। अच्छा ये बताओ, जैसे वो देखा है, हम जब बकेट से नहाते हैं तो एक मग्गा टाइप का होता है, लाइक दिस, देखा है? बकेट से नहाए, मग यूज करते हैं नहाने के लिए, Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद पाइप भी यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। दिस इज पाइप एंड दिस इज मग। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये बताओ, ये मग का शेप ऐसा क्यों है और पाइप का शेप ऐसा क्यों है? शेप डिफरेंट क्यों है? वाइड इज डिफरेंट, हालांकि इससे भी पानी ले रहे हैं और इससे भी पानी ले रहे हैं, लेकिन इसका शेप अलग अलग क्यों है? अगर हम चाहें उस बाल्टी में पाइप को डुबो दें और उस पाइप को निकाल निकाल के अपने सर पे डालें, तो क्या पानी आके गिरेगा? No, sir. नहीं। तो इसके लिए क्या मतलब, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से शेप डिसाइड होती है। जैसे अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस पानी ट्रांसफर करना है तो वहां पे पाइप लगाएंगे ना, कि मग्गा लगाएंगे? Pipe. पाइप लगाएंगे। वेरी गुड आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम पाइप यूज कर रहे हैं, पाइप का शेप ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, इट्स रिक्वायरमेंट। और मग का शेप क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन एंड, क्योंकि जो फंक्शन उसको करना है कि भाई बाल्टी में से पानी निकालना, फौरन सर पे डालना है या बदन पे डालना है, या फिर गमले में पानी डालना है। समझ रहे इस चीज को? तो यहां पे वही चीज है कि उसका जो फंक्शन है उसी के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट, उसका शेप बना हुआ है। तो उसी तरह जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसका शेप फिक्स ही नहीं होता है, इसको कहते हैं इररेगुलर शेप, मतलब शेप चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? देखो मैं तुम्हें शो करता हूं।
I will play only the short video. See, this is that we are seeing on the screen is amoeba. अब इसका शेप देखो कैसे चेंज करता रहेगा. दिख रहा है? वॉइस साउंड नहीं है इसमें. देखो शेप चेंज कर रहा है ना. Yes, sir. हाँ, तो ये अमीबा है. इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये एक सिंगल सेल्ड एनिमल है. ठीक है, तो यहां पे वही कहा कि शेप जो होता है सेल का वो वेरी करता है. यानी अमीबा का एग्जांपल हमने लिया जिसमें क्या होता है, इरेगुलर. ठीक है, मसल सेल की बात करें तो देखो मसल सेल सिलिंड्रिकल भी होते हैं. मैं नेक्स्ट स्लाइड ले ले रहा हूं, नेक्स्ट बोर्ड ले ले रहा हूं. ठीक है, तो जो आपके मसल सेल्स होते हैं देखो ब्रांच्ड भी होते हैं, सिलिंड्रिकल भी होते हैं. सिलिंड्रिकल मींस पाइप लाइक. स्पिंडल, स्पिंडल शेप के भी होते हैं लाइक दिस. ये स्पिंडल शेप कहलाता है. समझ रहे हैं? ये सिलिंड्रिकल कहलाता है. दिस वन इज सिलिंड्रिकल शेप. आप मसल्स पढ़ेंगे 9th क्लास में टिश्यूज में. ठीक है, तो मसल सेल्स अलग अलग शेप के. इसी तरह फ्लैट सेल्स भी होते हैं. फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल शेप के भी सेल्स होते हैं. समझ रहे? कॉलमनर शेप के भी सेल्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह कॉनकेव आरबीसी आपका जैसे रेड ब्लड सेल्स, अगर आप उसको ऊपर से देखो तो वो डिस्क की तरह दिखता है लाइक दिस. ठीक है, और अगर साइड से देखोगे तो वो ऐसा दिखता है, दोनों तरफ से केव. देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव हमने पढ़ा था, तो देखो दोनों तरफ से अंदर के साइड में ये है, अंदर के साइड वेजिनेटेड. ठीक है, तो ये दोनों साइड से कैसा दिखता है, बाई कॉनकेव. सॉरी, दैट इज बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर. बाई मतलब टू, यानी दोनों तरफ से अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है. केविटी होती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैविंग द बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर. तो यहां से क्या पता चला कि सेल का भी शेप जो होता है वो भी क्या करता रहता है, वो वेरी करता रहता है. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? Any confusion? No, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. हम दो टर्म्स को यहां पे सीखेंगे. दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मींस द ऑर्गेनिज्म which is made of only सिंगल सेल. सिर्फ एक सेल का जो बना हुआ हो. ठीक है, ठीक है, ओनली सिंगल सेल. ओके, तो वो क्या होगा, दैट इज जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, तो वो यूनिसेलुलर. यूनि मींस वन, यूनि मींस वन. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको अमीबा का, हमने वीडियो भी देखी है उसकी. ठीक है, इसी तरह पैरामीशियम, पैरामीशियम ये भी सिंगल सेल. ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, पैरामीशियम, इसी तरीके से यूग्लीना. एक्सेट्रा. ये सब क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, चलो मैं तुम्हें दिखाता भी हूं ताकि आपके, दैट इज एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग इन अजीजिया, कि सिर्फ ये नहीं है कि बस हमें याद करना है, रटना है.
See, this one is paramecium. It's also an animal. See this. This is paramecium. Okay. Shoe-like. इसी तरह euglena. So this is euglena. This is euglena, having a whip-like structure, tail. Okay. It has the chlorophylls, that's a plant, some plant feature, and also it is an animal. But the scientist and the science says there is a connecting link between plant and animal, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो क्लोरोफिल प्लांट का फीचर होता है, तो ये कहते हैं ये प्लांट और एनिमल के बीच की चीज है. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जो कि दो या उससे ज्यादा सेल्स के बने होते हैं. द ऑर्गेनिजम्स which are made of ठीक है, two or many cells. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंगस, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, और स्पेशल एनिमल दैट इज ह्यूमन. तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल व्हाट द मल्टी सेल, यानी कि कई सारे सेल्स के बने हुए हैं. अच्छा, यूनिसेलुलर में एक और मैं लिखवा दूं, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ये भी क्या है? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप 9th में पढ़ते हैं, और आगे जब आप +2 में जाएंगे तब वहां पे आप इसको देखेंगे. इज दैट क्लियर? So that is what unicellular and multicellular organism. Now coming to the next, ठीक है, that is एक और टर्म को पढ़ते हैं, that is prokaryotic cell. ठीक है, एंड यूकैरियोटिक सेल. हालांकि डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पे बेसिक डिफरेंस को समझेंगे कि किस बेसिस पे इन दो सेल्स को अलग अलग किया गया है. तो पहले इन टर्म्स को समझेंगे. देखो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने जमाने का, और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस. कैरियन मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखो, कैरियन मतलब क्या होता है? मैंने क्या स्क्रीन पे लिखा? Type in the chat box. Yes, carry on means nucleus. ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, carry on means nucleus. ठीक है, ओके. अब देखो, ठीक है, अब देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन मीन्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं. क्या होता है अभी बताता हूं. यू मीन्स होता है गुड, और कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस. गुड न्यूक्लियस का मतलब कि इन सेल्स में सेल के, यानी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके सारे फीचर्स होते हैं. यानी जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको पता चल जाएगा कौन से सारे फीचर्स. तो देखो यहां पे सेंटर में देखो एक न्यूक्लियस अवेलेबल है, दिख रहा है? न्यूक्लियस है सेंटर में. ठीक है, यहां पे देखो कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस यहां पे धागे की तरह एक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? विजिबल है? यहां पे एक सेंटर में सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे देखो एक धागे की तरह स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है. विजिबल है? यस सर. ठीक है,
तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस अपने सारे फीचर्स के साथ नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट विथ ऑल इट्स फीचर। देखो धागे की तरह पड़ा हुआ है, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम कहते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है, यहां पे ये जो पड़ा हुआ है, क्लियर। और यहां पे ये जो न्यूक्लियस है वो सॉलिड स्ट्रक्चर अपने सारे फीचर्स के साथ है, यानी गुड न्यूक्लियस है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर गुड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, और ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रिमिटिव यानी गुड न्यूक्लियस नहीं है, गुड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप कहेंगे सर कौन सी पूरी दुनिया में होते हैं? तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मतलब कंफ्यूजन की बात ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बैक्टीरिया है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है बस, पूरी दुनिया में अभी तक जो डिस्कवर्ड है। और इनके अलावा बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के अलावा जो कुछ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, फंगस हो, सिंगल सेल एनिमल हो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम या यूग्लिना, वो सब के सब किस टाइप के सेल के बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने सारे फीचर्स के साथ नहीं होता, और जिन सेल्स के अंदर गुड न्यूक्लियस होता है, मतलब ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द यूकैरियोटिक सेल। तो कैसे पता चलेगा कौन सा यूकैरियोटिक कौन सा प्रोकैरियोटिक? तो सिर्फ आपको ये देखना है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है? यस, बैक्टीरिया है, तो यस, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल ही होगा। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया है? यस, वो साइनोबैक्टीरिया है, तो इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं है? नहीं, तो इसका मतलब वो यूकैरियोटिक सेल का बना होगा। समझ में आ गया? यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा इस पूरी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes or no? Type in the chat box. ठीक है, तो कोई आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियस अपने सारे फीचर्स के साथ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि भाई तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहां होता है? तो आप कहेंगे वो सेल में डायरेक्टली मौजूद होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और आप कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो वो जिसके अंदर गुड न्यूक्लियस, गुड का मतलब क्या? न्यूक्लियस अपने सारे फीचर्स के साथ होता है। वो फीचर्स अभी मैं आपको बताऊंगा, मतलब जब ये लेक्चर आगे और बढ़ेगा। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, गुड न्यूक्लियस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम सेल के जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, उसमें हम स्टडी करेंगे इस चीज को, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज आपका क्विज जाएगा जब ये लेक्चर अपलोड हो। ठीक है, क्योंकि अब जो लेक्चर होता है वो सुपर एचडी, जो कहते हैं कि एकदम क्लियरिटी में होता है, उसका फॉर्मेट और क्लियर होता है ताकि वॉइस एंड ऑल एवरीथिंग और अच्छे से आपको सुनाई दे लेक्चर में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इतना मैंने बताया है। तो वो जो क्विज 10 क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं कि कितना आपको समझ में आया ड्यूरिंग द क्लास, कितना आपके दिमाग ने कैच किया ड्यूरिंग द क्लास, इन सारी चीजों को समझने के लिए होता है। ठीक है, तो कल अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे। कोई क्वेश्चन है? कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन, सवाल तो पूछो। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ है तो पूछो। पक्का? श्योर? ठीक है, तो कल अब स्टडी करेंगे इसके आगे। कल हो सकता है ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए।
ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये 2 चैप्टर को कर लेंगे, इसी का आपका टेस्ट होना है 26 सितंबर को। अगर स्कूल का कोई एग्जाम है तो वो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, ताकि देखा जाएगा, उसी हिसाब से टेस्ट को अरेंज किया जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।